Friends, very important head. Income under the head profit and gains of business or profession and how it can be computed. बिजनेस प्रोफेशन का हेड हमारी एग्जाम के लिए एज वेल एज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारा 90% इनकम है ना बेस्ड ऑन दिस हेड है. फ्रेंड्स, सेक्शन 28 प्रिस्क्राइब द स्कोप ऑफ दिस हेड. सेक्शन 29 to 37 प्रिस्क्राइब द स्पेसिफाइड अलाउंसेस. 40, 40A and 43B prescribe the disallowances. Friends, first of all, section 28, that is the scope of this head. Business or profession will be covered under this head. Maybe you will receive the compensation. समझ लो कि आपने और किसी पर्सन को ऑर्डर दिया था तो उसने आपको टाइम पे गुड्स नहीं दिया, आपने क्लेम किया, आपको कुछ कंपेंसेशन मिला, वो भी यहाँ पे आपके हाथ में कंपेंसेशन है, वो चार्जेबल हो जाएगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी. ट्रेड, प्रोफेशन, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट ऑल्सो चार्जेबल अंडर पीजीबीपी. कोई भी आपको इन केस और इन काइंड कुछ पॉक्विजिट मिला है, कुछ बेनिफिट मिला है तो चार्जेबल अंडर पीजीबीपी. आपने एक्सपोर्ट किया है, उसके लिए आपको इंपोर्ट का राइट मिला है. ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वो भी पीजीबीपी के दिस हेड में आएगा. पार्टनर्स के इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, बोनस, कमीशन, वो सब भी अंडर पीजीबीपी कवर होगा. आप ये काम नहीं करना, मैं वो काम नहीं करूंगा, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटीज, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन मिलता है. पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और किसी को देते हो उसका कुछ कंसिडरेशन मिलता है. कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ आपको मिलता है. स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ भी मिलता है, वो सब बिजनेस प्रोफेशन के हेड में कवर होगा. फ्रेंड्स, व्हाट इज द बिजनेस? बिजनेस इंक्लूड्स any trade, commerce, manufacturer, adventure or any business like relative of this will be also covered under this head. This is the inclusive list. Friends, trade है वो स्मॉल स्केल पे होता है, कॉमर्स लार्ज स्केल पे होता है, प्रोफेशन में आप डिग्री अचीव करते हो, वोकेशन में आपका नेचुरल एबिलिटी होता है, कुछ भी है, it will not make any difference, all will be covered under the PGBP. आप प्रॉफिट मोटिव से जो रेगुलर एक्टिविटी करते हो ना, वो आपका बिजनेस में कवर होगा. लेकिन रिमेम्बर दैट नोबडी कैन डू बिजनेस वन सेल्फ. कोई भी आदमी अपने आप के साथ बिजनेस नहीं कर सकता. जब कोई स्पेसिफिक हेड कोई स्पेसिफाइड इनकम के लिए दिया हुआ है तो आप बिजनेस करते हो तो भी वो रिस्पेक्टिव हेड में चार्जेबल होगा, पीजीबीपी में नहीं. समझ लो आप बिल्डर हो, समझ लो आप रेंट पे मकान देने का बिजनेस ही करते हो, तभी भी रेंट इनकम ऑफ द हाउस, रेंट इनकम ऑफ द शॉप विल बी कवर्ड अंडर द HP, नॉट पीजीबीपी. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, always other sources. Although shares are shown in a stock in trade, but dividend will be charged in other sources only. Interest on compulsory acquisition का जो compensation मिलता है वो 50% लेस करने के बाद other sources में chargeable होगा. Then certain principles. First thing is that business profession directly or indirectly should be carried by assessee. Second, business should be carried out during previous year. Third, income of this previous year will be charged in assessment year. Next,
यू विल चार्ज टैक्स ऑन द नेट इनकम ऑफ द होल बिजनेस। समझ लो आप ब्रास का बिजनेस करते हो, क्लोथ का बिजनेस करते हो, वो सब बिजनेस मिला के जो नेट फिगर आता है ना, वो नेट फिगर पीजीबीपी में चार्जेबल होगा। फ्रेंड्स, यू हैव टू कंसीडर नाउ लीगल ओनरशिप एज वेल एज बेनिफिशियल ओनरशिप। डिपार्टमेंट विल कंसीडर बोथ। ऑल्सो बेनिफिशियल ओनरशिप कैन बी लायबल। रियल प्रॉफिट ओनली चार्जेबल, नॉट एंटिसिपेटेड, फिक्टिशियस और नोशनल। आप अपने आप से बिजनेस करके नोशनल प्रॉफिट चार्ज नहीं कर सकते। अर्लियर कोई डिडक्शन अलाउ हुआ है, अभी वो विड्रॉ हो रहा है, तो भी आपके हाथ में वो चार्जेबल होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाते हो, दैट इज नॉट रिलेवेंट। एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट रिलेवेंट। अकाउंट इज डिफरेंट, इनकम टैक्स इज डिफरेंट। इलीगल बिजनेस इज ऑल्सो चार्जेबल। लॉस incidental to illegal business can be set off only against such business. In short, ordinary expenditure of the illegal business is allowed against the illegal income. लेकिन पेनल्टी डैमेजेस है तो वो इलीगल बिजनेस का है, तो वो भी इलीगल इनकम के सामने भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। इलीगल इनकम नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर डिडक्ट करने के बाद टैक्सेबल होते हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, there are two type of method of accounting. You know that. First, mercantile basis, another case basis. In case of a mercantile basis, आपको अक्रूअल कंसेप्ट फॉलो करना है। आपने कुछ पे किया है या नहीं किया है, लेकिन लायबिलिटी टू पे अराइज हुआ है तो आपका एक्सपेंस होगा। आपको अमाउंट मिला है या नहीं मिला है, सर्टेन टू रिसीव है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो आपके लिए इनकम हो जाएगा। वैसे ही केस बेसिस में मिलता है तब इनकम, पे करते हो तब एक्सपेंस। आइदर ऑफ द वन मेथड यू कैन यूज। कंपनी के लिए मर्केंटाइल बेसिस कंपल्सरी। सेक्शन 145 प्रिस्क्राइब टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड which will be applicable to the income tax also. Accounting standard 1, disclosure of significant accounting policy. Accounting standard 2, originally it is 5. Net profit or loss or prior period item or extraordinary item or change in accounting policy. Friends, certain principle for the allowances. Onus of proof. Allowed, कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउएबल है, डिडक्टिबल है, वो प्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, असेसी का है। अलाउंसेस आर क्यूमुलेटिव। एक एक्सपेंडिचर एक सेक्शन में अलाउ होता है, अगेन वो दूसरी सेक्शन में अलाउ नहीं होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अलाउंसेस है वो क्यूमुलेटिव है। आपका एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, तभी आपको इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर में वो अलाउ होगा। आपने जो बिजनेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सिंगल डे भी कैरिड आउट किया है, तो उसका ही एक्सपेंडिचर आपको करंट ईयर में अलाउड होगा। असेसी का बिजनेस रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर है वही अलाउ होगा। मे बी बेनिफिट दूसरे को मिल सकता है, लेकिन एक्सपेंडिचर करने का पर्पस वो तो हमारा बिजनेस ही होना चाहिए। बेनिफिट है मोर देन 1 ईयर में भी मिल सकता है। समझो डिफर्ड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट, डिफर्ड एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट वो हमारे अकाउंट में है लेकिन इनकम टैक्स में नहीं। इनकम टैक्स में स्पेशल सेक्शंस है, लेकिन एक से ज्यादा ईयर में कोई बेनिफिट मिलता है तो भी आपको करंट ईयर में पूरा अलाउ हो सकता है। वेस्टिंग एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो 32 में डेप अलाउ हो सकता है। उसके अलावा आपको वेस्टिंग एसेट्स का कोई अलाउंसेस डिडक्ट मिलेगा नहीं। बिजनेस सेटअप करने से पहले का कोई एक्सपेंडिचर है वो बिजनेस में अलाउड नहीं होता है, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद डायरेक्टर एंड प्रमोटर के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट है तो आप सेक्शन 35A, 35D, 35E इनकॉर्पोरेशन के बाद के एक्सपेंडिचर अलाउ ले सकते हो। नॉन असेसेबल इनकम लाइक एग्रीकल्चर इनकम, उसके सामने सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपेंस अलाउ होते हैं, उसका लॉस नॉन एग्रीकल्चर यानी अदर नॉर्मल इनकम के सामने सेट ऑफ नहीं होता है। एंटिसिपेटेड लॉस नॉट अलाउड, इन्वेस्टमेंट का डेप्रिसिएशन है वो नॉट अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो सेक्शन 32 और 35 ऐसा कोई स्पेसिफिक सेक्शन में आप क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड, फर्स्ट सेक्शन
सेक्शन 30 रेंट, रेट, टैक्स, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। 30 है ना वो रिलेटेड टू बिल्डिंग है, 31 है ना रिलेटेड टू द प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर है। तो आपको करंट रिपेयर्स है, रेंट है और टैक्सीज है, वो आप क्लेम कर सकते हो। रिमेंबर दैट सेल्स ड्यूटी टैक्स सेक्शन 43B विल एप्लीकेबल। रिटर्न फाइल करने से पहले एक्चुअल में वो पे किया है तो अलाउ होगा। टैक्सीज ड्यूटी अक्वल बेसिस पर अलाउ नहीं होगा। रिपेयर्स वो सब अक्वल बेसिस पर अलाउ हो सकता है। टैक्सीज ड्यूटी रिटर्न फाइल करने से पहले पे किया है तो ही अलाउ होगा। Share in profit cannot be a rent. Outside repair is also a repair. Section 32 depreciation. Very important. सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कैपिटल असेट क्रिएट होता है उस पर डेप अलाउ होता है। कैपिटल असेट शुड बी ओन्ड बाय द असेसी. It is for the use of the business or profession. Used during the previous year. It may be tangible, may be intangible. फ्रेंड्स, ओनरशिप में लीगल ओनरशिप जैसे कवर होता है वैसे सेक्शन 53A भी कवर होता है। यू नो दैट व्हाट इज द 53A? एग्रीमेंट इन राइटिंग, possession is given, consideration is received, although deed is not executed, but it is transferred, you can treat according to the transfer. फिनांस लीज में हमने फिनांस लीज लिया हुआ है, हमारा लैंड है वो लीज पे है, सुपर स्ट्रक्चर हमने बनाया है और पूरा फिनांस लीज पे है, तो भी हम डेप्रिसिएशन है वो क्लेम कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर असेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ होना चाहिए। आगे आएगा 180 डेज से कम यूज किया है, करंट ईयर में परचेज किया है तो हाफ डेप। प्रीवियस ईयर में परचेज किया है, करंट ईयर में एक भी दिन यूज किया है तो फुल डेप। 180 और 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो भी फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फ्रेंड्स, रिमेंबर दैट डेप्रिसिएशन है उसमें इनकम टैक्स में ब्लॉक कंसेप्ट फॉलो करते हैं। सेम नेचर सेम परसेंटेज, वो एक ही एसेट आपको ट्रीट करना है। 15% का प्लांट है, ए है, बी है, सी है, तीनों को आपको साथ में लिखना है, टोटली लिखना है। ब्लॉक कंसेप्ट इज फॉलोड। ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर में एक्वायर्ड एडिशन लेस करंट ईयर में सेल, डिस्पोजल, डिस्कार्डेड। आपका आंसर आएगा वो WDV आएगा। WDV पे डेप चार्ज होता है अंडर द फीफो मेथड। WDV जो है वो लास्ट परचेस पड़ा हुआ है और पहले जो आपने परचेस किया था वो सेल हो गया है। ओपनिंग बैलेंस है वो सेल हो गया है। मेनली 2 टाइप्स ऑफ ब्लॉक होते हैं, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। 12 ब्लॉक है ना वो टेंजिबल के हैं और 1 ब्लॉक है ना वो इनटेंजिबल का है। और यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी बहुत ही वाइड मीनिंग में यूज किया जाता है। ब्लॉक 1 बिल्डिंग फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस डेप 5% अलाउड। कॉमर्शियल फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग है तो डेप 10% अलाउड। वुडन का है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो डेप 100% अलाउड। फर्नीचर है तो 10%। अदर प्लांट एंड मशीनरी है तो 15%। वाटर में चलता जो ओशियन है, वेसल्स है, शिप्स है तो 20%। बस है, लॉरीज है जो हम हायर पे देते हो तो वो 30%। एरोप्लेन है तो 40%। कंटेनर्स, गैस सिलेंडर, प्लास्टिक का कंटेनर उस पे 50%। कंप्यूटर है और आपका बुक्स है अदर देन एनुअल पब्लिकेशन 60%। एनर्जी डिवाइसेस है, रोलर्स है, स्टील इंडस्ट्री के मशीनरी है तो 80%। पोल्यूशन रिलेटेड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ऐसे जो एनुअल पब्लिकेशन है ऐसी बुक्स है उस पे 100%। एंड इंटेंजिबल एसेट्स only 25% depreciation is allowed. फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में WDV है ना वो अलाउड है एक्सेप्ट पावर जनरेटिंग यूनिट। पावर जनरेटिंग यूनिट में SLM अलाउड है, बाकी सब में WDV मेथड इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन के लिए अलाउड है। फ्रेंड्स, पावर जनरेटिंग यूनिट में सोचो 5 लाख का आपने एसेट लिया था, बुक वैल्यू 3 लाख है, आपने 6 में बेचा है तो 2 लाख है वो बैलेंसिंग चार्ज PGBP इनकम और कोस्ट से ज्यादा जो 1 लाख है ना वो कैपिटल गेन इनकम।
और 3 लाख बुक वैल्यू है 2 लाख में बेचा है तो 1 लाख है ना, वो टर्मिनल डेप्रिसिएशन माना जाएगा। डेप्रिसिएशन इन डिफरेंट सिचुएशन। एबीसी प्लांट है, आपका WDV जीरो हो गया, WDV जीरो हो गया तो बाद में जो रियलाइज होगा वो कैपिटल गेन माना जाएगा। समझ लो सब प्लांट बेच दिया, WDV पड़ा हुआ है तो वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माना जाएगा। ब्लॉक एम्प्टी, ब्लॉक नील, ऐसे दो कंसेप्ट हैं। ब्लॉक नील हो जाने के बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड ब्लॉक एम्प्टी हो जाने के बाद बचा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इंपोर्टेड कार्ड है 1 मार्च 75 के बाद 31 मार्च 2001 से पहले जो परचेज किया है आउटसाइड बिजनेस यूज के लिए यूज किया है तो ही डेप अलाउ होगा, वरना इंपोर्टेड कार्ड को यहाँ यूज किया और बाहर अदर पर्पज के लिए यूज किया तो डेप अलाउ नहीं होगा। सक्सेशन, अमालगमेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, उसमें 180 डेज भूल जाओ। समझ लो ए लिमिटेड है, उसने 3 मंथ यूज किया है, बी लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया, उसने 9 मंथ यूज किया है तो ए लिमिटेड को 3 मंथ एंड बी लिमिटेड को 9 मंथ। इन प्रपोर्शन ऑफ द डेज में दोनों को डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो हमने देखा करंट ईयर में परचेज यूज लेस देन 180 डेज देन हाफ डेप, प्रीवियस ईयर में परचेज यूज्ड लेस देन 180 डेज तो भी फुल डेप, और करंट ईयर में परचेज यूज मोर देन 180 डेज देन ऑल्सो फुल डेप अलाउ होगा। करंट ईयर एंड लेस देन 180 देन ओनली हाफ डेप क्लेम हो सकता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन। फ्रेंड्स 2005 के बाद आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए न्यू प्लांट मशीनरी लिया हुआ है तो एडिशनल 20% डेप आपको अलाउ होता है। लेस देन 180 डेज है तो 10%, वरना 20% डेप अलाउ होगा। बिल्डिंग फर्नीचर नया है तो भी उस पे एडिशनल डेप नहीं मिलता, सिर्फ प्लांट मशीनरी को मिलता है, उसमें भी ओल्ड प्लांट मशीनरी नहीं चलता है। 20% से कम तक ओल्ड प्लांट है तो रीऑर्गेनाइजेशन में चलेगा। इंपोर्टेड प्लांट विल बी ट्रीटेड एज ए न्यू प्लांट और अदर नॉट एलिजिबल प्लांट है सी एयरक्राफ्ट, रेसिडेंशियल हाउस में, गेस्ट हाउस में और ऑफिस में जो आप प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हो 100% डेप जिसका आपने क्लेम कर लिया है। रोड ट्रांसपोर्ट है, वैसे जो होम ऑफिस अप्लायंसेस है उस सभी भी प्लांट पे आपको एडिशनल डेप नहीं मिलता है। फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल इंस्टेड ऑफ 20% यू मे क्लेम 35% एंड हाफ होगा तो 17.5%। एक्चुअल कॉस्ट, कैपिटल असेट्स का एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए अप टू पुट टू यूज ऑल एक्सपेंडिचर्स विल बी इंक्लूड लाइक इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ट्रैवलिंग, इंस्टॉलेशन एंड इरेक्शन, वो सब आपको कंसीडर करना पड़ता है, कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। फ्रेंड्स गिफ्ट, विल, इनहेरिटेशन, अमालगमेशन, डीमर्जर, होल्डिंग टू सब्सिडाइज, सब्सिडाइज टू होल्डिंग, जो ट्रांसफर के एक्सेप्शन है उस सब में प्रीवियस ओनर के पास जो कॉस्ट था ना वही हमारा करंट ओनर का कॉस्ट होगा। करंट ओनर वही वैल्यू ब्लॉक में ऐड करेगा। डेप्रिसिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ होता है, अदर हेड के सामने सेट ऑफ होता है एक्सेप्ट सैलरी। उसके बाद बचता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो वो आपको अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड मिलता है। अल्दो रिटर्न नॉट फाइल विद इन द टाइम बट इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द अनलिमिटेड टाइम। फर्स्ट सेट ऑफ लेना है तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन, आफ्टरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस एंड आफ्टरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, दिस विल बी द सीक्वेंस ऑफ द सेट ऑफ। फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने 2013 से लेके 2015 के बीच में परचेस किया हुआ है। टोटल परचेस आपका 100 करोड़ से ज्यादा है। और इनएलिजिबल प्लांट तो आपको मालूम है जो हमने आगे देखा, सीप है, एयरक्राफ्ट है, 100% डेप जिसका अलाउ हो गया है, रेसिडेंशियल, गेस्ट हाउस, ऑफिस प्लांट एंड मशीनरी है, वो सब इनएलिजिबल है। उसके अलावा का जो प्लांट एंड मशीनरी आपने 100 करोड़ से ज्यादा परचेस किया है
तो 15% एडिशनल आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस मिल सकता है। लेकिन 32AC2 जो 15-16 से इम्प्लीमेंट हुआ, उसके लिए आपका लिमिट 100 करोड़ से कम होके वो लिमिट आपका 25 करोड़ तक पहुंच गया। एक्सेस ऑफ 25 करोड़ आपने परचेज किया है तो 15% आप एडिशनल अलाउंसेस क्लेम कर सकते हो। समझ लो आपने 13-14 में 80 परचेस किया, 14-15 में अगेन 40 परचेस किया, तो 14-15 में 80 प्लस 40 125 का 15% मिलेगा। अगेन 15-16 में आपने 30 परचेस किया, डायरेक्टली 15% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो 13-14, 14-15 में 100 करोड़ से ज्यादा है तो टोटल का 15%, और 15-16 आफ्टरवर्ड्स 25 करोड़ से ज्यादा है तो टोटल का 15% आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये नया प्लांट एंड मशीनरी का लॉकिंग पीरियड है 5 इयर्स। 5 इयर्स में आप ट्रांसफर कर दोगे तो आपका जो एग्जाम्पशन है वो रिवोक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, उसमें भी आप 32AD वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस है वो 15% का क्लेम कर सकते हो। टी कॉफी रबर 33AB। फ्रेंड्स, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट जो है उसमें आपको ही फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लाइक आपको ऑडिट करवाना है बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, अमाउंट आपको स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर गेटिंग दिस डिडक्शन एंड लोड फॉर लॉसेस 72, यानी आपका स्पेशल अकाउंट में जितना डिपॉजिट करवाया और 40% of the profit before this deduction, whichever is less, will be allowed as a deduction. And friends, remember that आपने स्पेसिफाइड पर्पस के लिए अकाउंट में से डिपॉजिट विड्रॉ किया है तो एग्जाम्पशन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नॉन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया है लाइक ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, इनएलिजिबल प्लान के लिए यूज किया आपने, और ये नया प्लान 8 ईयर में ट्रांसफर किया है और आपने क्लोजर ऑफ द बिजनेस किया है तो आपका एग्जाम्पशन डिडक्शन है वो विड्रॉ हो जाएगा। लेकिन डेथ ऑफ द एचयूएफ है, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी है, पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ है, उसकी वजह से आपका अकाउंट क्लोज किया है तो आपका एग्जाम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। 33AB है साइट रिस्टोरेशन फंड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, वो सब आप ढूंढने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हो, उसके बाद उसमें से जो आपको इनकम मिलता है वो इनकम में से amount equal to deposit or 20% of the profit before this deduction and set off of the 72, whichever is less will be allowed. Now scientific research, section 35. Friends, scientific research में agriculture, animal husbandry and fisheries, natural science, applied science, तो सब के लिए आपने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किया है, वो सेक्शन 35 में आपको रेवेन्यू है या कैपिटल है 100% और 150% और 125% और 200% आप क्लेम कर सकते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2 पार्ट है, प्री कमेंसमेंट और आफ्टर कमेंसमेंट। आफ्टर कमेंसमेंट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द बिजनेस है तो आपको अलाउ हो जाएगा। प्री कमेंसमेंट आपने जब कमेंसमेंट किया है, साइंटिफिक रिसर्च आपका सक्सेस गया, उससे पहले के 3 साल के जो एक्सपेंडिचर है प्रिस्क्राइब बाय सर्टिफाइड बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है अदर देन परक्विजिट ऑफ द एम्प्लॉई, वो आपको अलाउड होगा। फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन टू द स्टैटिस्टिकल एंड सोशल रिसर्च के लिए है ना तो 125%, उसके अलावा आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक रिसर्च है तो 175% होगा। लेकिन नेशनल लेबोरेटरी एंड IIT है उसके लिए आप 200% डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सोशल स्टैटिस्टिकल 125, अदर्स 150, नेशनल लेबोरेटरी एंड IIT 200% डिडक्शन अलाउड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है एक्सक्लूडिंग लैंड, जिस ईयर में किया है उसी ईयर में 100% आपको डिडक्शन अलाउड होगा। उसमें आपको बिल्डिंग कंसीडर करना है, लैंड कंसीडर नहीं करना है। और प्री कमेंसमेंट है तो ये जो कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस है उसी ईयर के अगले 3 साल का आपको डिडक्शन मिल सकता है। फ्रेंड्स, वो असेट आपने परचेस किया, बाद में बिजनेस में ले आओगे तो नील वैल्यू ब्लॉक में ऐड होगा, बेचोगे तो ब्लॉक में से लेस होगा।
अनदर थिंग, बिजनेस में नहीं ले आए, वैसे ही सेल कर दिया, अप टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बैलेंसिंग चार्ज यानी बीजीबीपी इनकम, अबव दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट विल बी योर कैपिटल गेन इनकम। इन हाउस रिसर्च, अब अपने आप में ही अपने ही बिजनेस के लिए बायोटेक्नोलॉजी है, बायोडिग्रेडेबल है, वैसे पर्पस के लिए आप कंपनी हो एक्सपेंडिचर करते हो, कंपनी हो एंड एक्सपेंडिचर करते हो, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो करंट ईयर में आप 200% तक एक डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स, डबल वेटेड डिडक्शन आर नॉट अलाउड। कंटिन्यूस जिसने किया उसको 125 मिला है तो अगेन 200% नहीं मिलेगा। एक बार 100 और दूसरी बार आइदर 125, 150, 175 और 200 वेटेड डिडक्शन 2 बार नहीं मिल सकता है। और साइंटिफिक रिसर्च का लॉस है ना, वो इज लाइक अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड फैमिली प्लानिंग, अनलिमिटेड टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एनी हेड के सामने भी आप डिडक्शन सेट ऑफ ले सकते हो। टेलीकॉम लाइसेंस, वो भी ब्लॉक कंसेप्ट जैसा है, जब पेमेंट किया तब से जब तक आप यूज करने वाले हो तब तक इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होता है। ड्यूरिंग दैट थोड़ा बेच दिया तो जितना वैल्यू है उसमें से कम कर दो, WDV में से कम कर दो, रिमेनिंग WDV रिमेनिंग ईयर में आपको डिडक्शन अलाउड होगा। रिमेम्बर दैट पेमेंट से लेके जब तक लाइसेंस यूज करोगे तब तक इक्वल इंस्टॉलमेंट। अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, डिमर्जर है तो न्यू कंपनी भी वो सेम डिडक्शन क्लेम कर सकती है। 35AC एलिजिबल प्रोजेक्ट, फ्रेंड्स रिमेम्बर दैट आप एलिजिबल प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करते हो तो कंपनी को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड कंट्रीब्यूशन दोनों अलाउड होते हैं, और नॉन कंपनी को सिर्फ कंट्रीब्यूशन अलाउ होता है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू एलिजिबल प्रोजेक्ट अलाउड नहीं होता है। स्पेसिफाइड बिजनेस 35AD 200% डिडक्शन इन द ईयर ऑफ द एक्सपेंडिचर। नया बिजनेस होना चाहिए, 20% से ज्यादा ओल्ड प्लांट मशीनरी नहीं होनी चाहिए, एंड उसके लिए सबसे पहले कोल्ड चेन फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज का फैसिलिटी है, 100 बेड से ज्यादा वाला हॉस्पिटल है, हाउसिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट है और फर्टिलाइजर है तो 200%। उसके अलावा क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन है, इनलैंड कंटेनर्स है, आपका कोई बी कीपिंग और वेयर हाउसिंग फॉर द शुगर, सेमीकंडक्टर वेफर्स, ऐसा कोई अदर एनी है तो 100% आपको 35AD में डिडक्शन मिल सकता है। फ्रेंड्स, एंड 35AD में जब डिडक्शन लेते हो तो हमने बोला कि नया प्लांट है ना वही होना चाहिए, ओल्ड प्लांट 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इम्पोर्टेड है उसको न्यू प्लांट आपको ट्रीट करना है। और 35AD का भी लॉस आप अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फ्यूचर में आप सेट ऑफ कर सकते हो। एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट कैरिंग आउट द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। फ्रेंड्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपको एक्टिविटीज करते हो, आपने नेशनल फंड डेवलपमेंट और अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो 35CC में 100% अलाउ होगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है तो 150% अलाउड होगा, स्किल डेवलपमेंट है तो 150% अलाउड होगा। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। फ्रेंड्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में 2 पार्ट है। सबसे पहले इंडियन कंपनी और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी 35D क्लेम कर सकते हैं। फर्स्ट, अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इज रिक्वायर्ड। कौन से एक्सपेंडिचर में अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, वो अप्रूव्ड बाय द बोर्ड है तो ही अलाउड होगा। लीगल चार्जेस है, मेमोरेंडम के चार्जेस है, रजिस्ट्रेशन फी है, उस सब के लिए अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड दोनों चलेगा। फ्रेंड्स, कितना 35D का एलिजिबल एक्सपेंडिचर हो सकता है? नॉन कॉर्पोरेट असेसी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉर्पोरेट असेसी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, विच इज मोर। फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ डिडक्शन जब एक्सपेंडिचर किया है तब से लेके टोटल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होगा। नाउ अमालगमेशन एंड डीमर्जर। फ्रेंड्स, अमालगमेशन डीमर्जर में नई कंपनी है वो क्लेम कर सकती है। नाउ आपका इश्यू ऑफ द शेयर का जो एक्सपेंडिचर है, नए शेयर इश्यू किए हैं तो आपका वेदर न्यू बिजनेस है
की एक्सटेंशन है, दोनों के लिए 35D अप्लाई होगा। लेकिन बोनस एंड डिबेंचर इशू किए हैं तो उसके एक्सपेंडिचर को सिर्फ नया बिजनेस है तो 35D, अदरवाइज 37(1) यानी जनरल डिडक्शन जो है ना वो एप्लीकेबल होगा। अमालगमेशन एंड डीमर्जर के एक्सपेंडिचर है ना, वो जब एक्सपेंडिचर किया है तब से लेके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउ होगा। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वेदर इट इज अप्रूव्ड बाय द 1010C और नॉट, जब आपने एक्सपेंडिचर किया है उसी ईयर से लेके 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड होगा। आपने प्रोस्पेक्टिंग ऑफ द न्यू माइंस है, नया माइंस आपने ढूंढने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर किया हुआ है तो उसके लिए आपको इंडियन कंपनी है और रेसिडेंट असेसी है, तो जब आपका रिसर्च सक्सेस हुआ उसी ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर का एक्सपेंडिचर अलाउड होता है। रिसर्च किया और रिसर्च सक्सेस हुआ, उसका टोटल 5 इयर्स तक का आपका, यानी जिस ईयर में सक्सेस हुआ और उसका अगला 4 इयर्स टोटल एक्सपेंडिचर कमेंसिंग ऑफ द बिजनेस से लेके टोटल 10 ईयर में इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा, 1/10 ईच ईयर। कोई ईयर में प्रॉफिट कम है तो नेक्स्ट ईयर में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंश्योरेंस प्रीमियम है स्टॉक का, स्टॉल्स का और लाइव स्टॉक का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, फेडरल मिल्क के लिए है तो उसके मेंबर्स रिलेटेड एनी एक्सपेंडिचर, एनी इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉई है वो भी आपको अलाउड होगा। बोनस कमीशन एम्प्लॉय को पे करते हो तो 43B में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले पे किया है तो अलाउ होगा। बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट, वो भी बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट अलाउड होगा। वो रिलेवेंट नहीं है कि आपने वाइफ से पास के लिया है, डॉटर के पास से लिया है, आपको फंड की जरूरत थी, फंड की जरूरत नहीं थी, आपने यूज किया, उसमें से प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, वो कुछ देखने का एओ का पावर नहीं है। लेकिन गारंटेड इंटरेस्ट है पेड टू द शेयर होल्डर, वो इंटरेस्ट में कवर नहीं होगा। नॉन असेसेबल यानी एग्रीकल्चर लैंड का जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोन लिया है तो वो अलाउड नहीं होगा। फ्रेंड्स, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट है, पार्टनर्स का लोन का इंटरेस्ट है वो भी अलाउड होगा। जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड जो है ना वो आप 90 में इश्यू करते हो, 100 रिटर्न रिडीम करते हो, 10 रुपीज जो आपने डिस्काउंट देते हो, वोटेवर जो डिस्काउंट देते हो ना ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड इक्वल इंस्टॉलमेंट में इन द प्रपोर्शन ऑफ द मंथ आपको राइट ऑफ करना है। लेकिन पार्ट ऑफ द मंथ यानी 15 दिन और से ज्यादा है तो फुल मंथ ट्रीट करना है, 15 दिन से कम है तो इग्नोर करना है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक एंड सुपर एन्युएशन फंड में भी आपने जो डिडक्शन जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो आपको डिडक्ट होगा। नोटिफाइड पेंशन स्कीम 10% ऑफ द सैलरी तक आपको डिडक्शन मिलेगा। ग्रेच्युटी फंड कंट्रीब्यूशन आपका है जो अप्रूव्ड फंड में है तो आपको डिडक्शन मिलेगा। स्टाफ वेलफेयर फंड है तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वैसे एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई के पास से कलेक्ट करते हो, बिफोर ड्यू डेट आपने फंड में डिपॉजिट करवाया है तो ही आपको अलाउड होगा। एनिमल्स का जो अलाउंसेस है यानी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो डिफरेंस है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द कार्केसेस डिडक्ट करने के बाद जितना लॉस होगा वो आपको अलाउड होगा। बेड डेट, अर्लियर इनकम ट्रीट किया है, इंसिडेंटल टू बिजनेस है और बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने डेट कंसीडर किया हुआ था तो अभी जब राइट ऑफ करते हो तभी वो लॉस आपको अलाउड हो सकता है। 3617 नाउ 17A बेड डेट रिकवरी, जितना आपको अर्लियर डिडक्शन मिला है उतना आपको रिटर्न हुआ है तो चार्जेबल होगा। अर्लियर आपने 30,000 डिडक्शन क्लेम किया था, आपको अलाउड 20 हुआ था तो 10,000 रिकवरी तक कुछ चार्जेबल नहीं होगा। 10,000 से ज्यादा जितना रिकवर्ड है ना उस पे आपको सिर्फ चार्जेबल होगा। अमालगमेशन के बाद न्यू कंपनी भी वो एग्जम्पशन डिडक्शन क्लेम कर सकती है। प्रोविजन फॉर बेड डेट, फ्रेंड प्रोविजन फॉर बेड डेट इज अलाउड ओनली टू बैंकिंग कंपनीज, कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स एक्सेट्रा। शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक है ना, इनकम का 7.5% और एडवांस इसका 10%, विच एवर इज हायर। अदर ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बैंक्स, SBI, फॉरेन बैंक ओनली 5% ऑफ द इनकम, उतना आप प्रोविजन क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट आपको पहले बेड डेट होता है, आप बैंकिंग सेक्टर हो तो पहले प्रोविजन फॉर
बेड डेप के सामने बेड डेप सेट होगा, 3617A के सामने होगा। बाद में एक्सेस बेड डेप है तो 3617 में आपको अलाउड होगा। समझ लो बेड डेप 14 का है, ओपनिंग प्रोविजन 1 है, करंट प्रोविजन आपका 5 है, टोटल प्रोविजन 6 हुआ, तो 6 आपका 3617A में प्रोविजन को बेड डेप के सामने सेट होगा। और उसके बाद जो है ना वो आपका प्रोविजन फॉर बेड डेप 0 हो जाने के बाद 3617 में आपका 8 अलाउड होगा। बैंकिंग कंपनी स्पेशलिज्म में जब डालती है तब उसको अलाउड होता है, और उसके बाद 3618 में जब विड्रॉ करती है तब वो चार्जेबल हो जाता है। फैमिली प्लानिंग, कंपनी के केस में फैमिली प्लानिंग के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको अलाउड होते हैं अंडर सेक्शन 3619 इन 5 इंस्टॉलमेंट इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट। और नॉन कंपनी है तो 32 एंड 37(1) में वो एक्सपेंडिचर अलाउड हो सकता है। सेंट्रल स्टेट और प्रोविजनल एक्ट में आपने कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं वो भी आपको अलाउड होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, केस ट्रांजैक्शन, कंट्रीब्यूशन टू क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब भी आपको अलाउड होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर टू द पॉलिटिकल पार्टी 80 GGB में कंपनी में कंट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दोनों अलाउड होगा। GGC में सिर्फ कंट्रीब्यूशन अलाउड होगा पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। आप एजेंट हो, आपका लमसम कमीशन पूरे साल में 60,000 से कम है तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। LIC एजेंट हो आप, फर्स्ट ईयर कमीशन का 50%, रिन्यूअल का 15%, उतना आपको डिडक्ट मिलेगा, मैक्सिमम 20,000। नो बाइफर्केशन देन 33% और 20,000, whichever is less will be allowed as an expenditure। और अदर LIC के अलावा UTI का और पोस्ट ऑफिस का सबका एजेंट का कमीशन है तो 50% तक आपको एक्सपेंडिचर अलाउ हो सकते हैं। रिमेंबर दैट टोटल कमीशन 60,000 से बढ़ जाएगा तो आपका रेगुलर इनकम माइनस एक्सपेंस करके बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके आपको करना पड़ेगा, लेकिन 60,000 से कम कमीशन है तो ही आपको ये प्रोविजन अप्लाई होगा। 37(1) जनरल डिडक्शन, इफ एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द बिजनेस नॉट क्लेम्ड अंडर 30 to 36, कैपिटल नेचर नहीं है, पर्सनल नेचर नहीं है, प्रीवियस ईयर में इनकर्ड हुआ है, एसएससी के बिजनेस के लिए हुआ है, एक्सक्लूसिव फॉर द बिजनेस पर्पस है और पेनल्टी नेचर का नहीं है, तो आपको वो एक्सपेंडिचर सेक्शन 37(1) जनरल डिडक्शन रेसिडुअल सेक्शन है वो PGBP की, उसमें आपको कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड हो सकता है। फिर डिसअलाउंसेस सेक्शन 4040, नॉन रेसिडेंट को TDS काटे बिना आपने इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फीस, टेक्निकल फीस कुछ भी आपने पे किया है, आइदर TDS नहीं काटा है और काट के नहीं भरा है, जो सिचुएशन है 100% आपको एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएंगे। लेकिन रेसिडेंट पर्सन को पे किया तो कमीशन, रेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड, विनिंग ... तो आपको एक्सपेंडिचर के सिर्फ 30% ही डिसअलाउड होगा। नॉन रेसिडेंट के लिए 100%, रेसिडेंट के लिए 30%, आइदर यू हैव नॉट डिडक्टेड और नॉट डिडक्टेड एंड नॉट पेड, तो आपका ये 30% इन केस ऑफ ए रेसिडेंट एंड 100% इन केस ऑफ ए नॉन रेसिडेंट अलाउड आपको डिसअलाउड होगा। रेसिडेंट 30%, नॉन रेसिडेंट 100% विल बी डिसअलाउंसेस। फ्रेंड्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को आप रॉयल्टी का पेमेंट करोगे तो भी आपको TDS काटना है, नहीं काटोगे तो आपका डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल हो जाएगा। सैलरी आउटसाइड इंडिया आपने पे किया है, सैलरी डिडक्ट नहीं किया है तो डिसअलाउंसेस अप्लाई होगा, डिडक्ट के करके नहीं भरा है तो भी डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये सैलरी का ही प्रोविजन है कि काट के नहीं भरा है तो डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा सभी जगह पे काट के नहीं भरा है तो भी डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल होगा। 40(a)(2) रिलेटिव पेमेंट्स, फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इंडिविजुअल है तो उसका स्पाउस, चिल्ड्रन, ब्रदर सिस्टर, असेंडेंट डिसेंडेंट, पार्टनरशिप है तो पार्टनर के, कंपनी है तो डायरेक्टर के, HUF है तो मेंबर के, जो रिलेटिव है ना उसका अनरीजनेबल एक्सेस से कुछ पेमेंट करते हो ना, समझ लो मार्केट में से लिया था तो गुड्स परचेस किया तो 20,000 में आएगा, रिलेटिव के पास से लिया तो 50,000 में आया, तो 30,000 एक्सेसिव है। तो 30,000 है वो 48(2) में आपका डिसअलाउ हो जाएगा।
अनदर थिंग 48(3), 20,000 अबो, 20,000 अबो आपने एक्सपेंडिचर किया है, केस में किया है, यानी अदर देन अकाउंट पे चेक किया है, मीन्स आइदर बेरर और केस में किया है, तो आपका वो एक्सपेंडिचर पूरा डिसअलाउ हो सकता है। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट बिजनेस अप्लाइंग लाइन ऑफ द ट्रक व्हीकल्स इंस्टेड ऑफ 20,000, 35,000 अलाउड कैश एक्सपेंडिचर इन ए सिंगल डे। डिफरेंट डे को सिंगल पर्सन को आपने पेमेंट किया है तो कोई इश्यू नहीं आता है। सिंगल डे 20,000 एंड ट्रक बिजनेस 35,000। You cannot make the cash payment exceed of this. Up to 20 allowed, up to 35 allowed. There are certain exceptions. समझ लो आपने बैंक को पेमेंट किया, गवर्नमेंट को पेमेंट किया, बैंकिंग चैनल से पेमेंट किया, बुक एडजस्टमेंट एंट्री से आपने पेमेंट किया है, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए आपने पेमेंट किया है, विदाउट एड ऑफ पावर वाली कॉटेज इंडस्ट्री को पेमेंट किया हुआ है, रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 पेमेंट किया है, बैंक उस दिन क्लोज था, उस दिन पेमेंट करना कंपलसरी था, कोई पर्सन आउटसाइड रहता है, आउटसाइड जॉब के लिए भेजा है, 15 दिन से ज्यादा के लिए भेजा है आपने, लेकिन वहां बैंक अकाउंट फैसिलिटी नहीं है तो कैश पेमेंट करना पड़ता है। आप जो पेमेंट करे उस दिन हॉलीडे है, स्ट्राइक है, पेमेंट करना कंपलसरी है, तो भी आप पेमेंट करना पड़ता है, तो इट इज अलाउड। डिफरेंट बिल का सिंगल पेमेंट 20,000 से बढ़ जाता है तो भी आपको करंट ईयर में अलाउड हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का एक्सपेंडिचर ट्वीट हुआ था, अभी लायबिलिटी में कई फॉरवर्ड किया था, और लायबिलिटी का पेमेंट किया तो भी आपने एक्सेस ऑफ 20,000 पेमेंट किया तो डिसअलाउंस एप्लीकेबल होगा। अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में आपने पेमेंट किया है, नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स में आपने पेमेंट किया है, तो भी आपको डिसअलाउंसेस एप्लीकेबल होगा। 43B रिगार्डिंग द आपका पेमेंट बेसिस सर्टेन एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में वैक्यूल बेसिस फॉलो करते हैं, तभी भी इनकम टैक्स में पेमेंट बेसिस आपको एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे। फर्स्ट यानी टैक्स ड्यूटी सेस, सेकंड यानी नाउ 3 है ना, वो रिलेटेड टू द एम्प्लॉई है, लाइक प्रोविडेंट फंड, सुपरएन्युएशन फंड, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। First, tax duties. Next 3 for the employees, like superannuation fund, bonus, commission and profit in lieu of salary. And बाकी के 2 इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट है वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूट का है, तो दूसरा शेड्यूल बैंक्स का है। वो दोनों आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यानी रिटर्न भरने से पहले पेमेंट किया है तो एक प्रीवियस ईयर में अलाउड होगा, वरना जब पेमेंट करोगे ऑन पेमेंट बेसिस आपको 43B के मुताबिक वो एक्सपेंडिचर अलाउड हो सकता है। फ्रेंड, जनरल रूल, आप प्रीवियस ईयर में जो बिजनेस करते हो उसी बिजनेस के एक्सपेंडिचर अलाउड होते हैं, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शन गिवन इन सेक्शन 41। although business is closed but revenue will be charged. Example, deduction earlier claimed now recovered. समझ लो बेड डेट रिकवरी है, समझ लो आपने कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया था, वो अलाउड हुआ था, अभी विड्रॉ हो रहा है तो करंट ईयर में चार्जेबल। साइंटिफिक रिसर्च का एसेट आप सेल कर रहे हो, करंट ईयर में चार्जेबल। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाने के बाद कोई आपके ड्यू आपको वापस मिल गए तो करंट ईयर में चार्जेबल। जनरल रूल है बिजनेस लॉस का 8 ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन जिस ईयर में बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है ना, उसी ईयर का लॉस इनफाइनाइट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और ये जो डीम्ड प्रॉफिट है ना, नोशनल प्रॉफिट है ना, फ्यूचर प्रॉफिट है ना, उसके सामने वो सेट ऑफ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अनडिस्क्लोज इनकम जनरली जब सर्वे और रेड होता है तभी वो डिस्क्लोज करना पड़ता है, लाइक केस क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर एंड बुलियन, ज्वेलरीज, हुंडीज, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा है लेकिन फिजिकल मिल गए आपको, तो वो आपके इनकम में हेड हो जाते हैं, कोई एक्सपेंडिचर अलाउड होता नहीं है। सेक्शन 44AA कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। 2 पार्ट है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस में लास्ट ऑल 3 इयर्स में नेट इनकम 120 एंड ग्रॉस इनकम 10 लाख, उस दोनों से कम है तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परचेज सेल के रिकॉर्ड मेंटेन करो चलेगा। लेकिन
समझ लो कि इन एनी ईयर 120 और 10 लाख से बढ़ गया तो एओ मस्ट सेटिस्फाइड, इतने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। प्रोफेशन में लास्ट ऑल 3 इयर्स में आपके 150 से इनकम बढ़ जाता है तो आपको रूल 6 है, एनी 1 ईयर में 150 से नेट इनकम कम है तो एओ सेटिस्फाइड। 6F है वो स्टॉक रजिस्टर, रिसिप्ट का वाउचर, बिल्स, उसका पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बिजनेस आपको प्रिस्क्राइब किया है, वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। आपका ऑडिट, कंपल्सरी ऑडिट 44AB, बिजनेस टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, प्रोफेशन एक्सीड्स 25 लाख और आप 8% से कम प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट करना कंपल्सरी है। 139(1) का ये जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 30 सितंबर, उससे पहले आपको ऑडिट करना कंपल्सरी है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फ्रेंड्स हमने देखा था कि आप कोई भी प्रीवियस ओनर के पास से एसेट लेते हो इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग टैक्सेस को आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। 44AD क्या बोलता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है, टर्नओवर 1 करोड़ से कम है तो आप 8% प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते हो। रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल HUF एंड रेसिडेंशियल पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP को ये प्रोविजन अप्लाई होता है। पार्टनरशिप फर्म को 8% प्रॉफिट काउंट करने के बाद इंटरेस्ट एमिनेशन ऑफ द पार्टनर अलाउड होता है। 44AD है वो कमीशन ब्रोकरेज बिजनेस को, प्रोफेशन बिजनेस को, एजेंसी बिजनेस को, फ्लाइंग हायरिंग ऑफ द लीजिंग ऑफ द गुड्स को एंड जो 10A 10AA एंड 80HH वाले जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिडक्शन है उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। रिमेंबर दैट 44AD प्रोफेशन को, कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी एंड लीजिंग ऑफ द गुड्स हायरिंग को ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। 8% मिनिमम है, उससे ज्यादा आप इनकम दिखा सकते हो। 44AE फ्लाइंग एंड लीजिंग ऑफ द ट्रक्स, आपको 10 ट्रक से कम ट्रक है, पर मंथ 7,500 इनकम दिखा देते हो पर ट्रक तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 7,500 से कम दिखाओगे तो आपको ऑडिट करना कंपलसरी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी आपको जो स्टैम्प ड्यूटी वाला कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर विल बी कंसिडर्ड एज ए रेवेन्यू। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आप जैसे रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो अकॉर्डिंगली आप मॉडरेट क्रेडिट, सेनवेट क्रेडिट कंसीडर करना है। आप ड्यूटी डायरेक्ट ड्यूटी के सामने सेट ऑफ लेते हो तो क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग ऑफ द इन्वेंटरी भी आपको कंसीडर करना है। एज पर सेक्शन 145A रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट में जैसे एडजस्ट करते हो वैसे आपको एडजस्ट करके क्लोजिंग स्टॉक इंडिविजुअल और एग्रीगेट कंसीडर करना है। थैंक यू वेरी मच।